हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का, जी हमें दोस्त आप लोग देख सकते हो, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 2023 का साइंस यानी विज्ञान का पेपर है। यह पेपर आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 में 27 फरवरी को, जी हमें दोस्त 27 फरवरी 2023 को यह पेपर हुआ था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जिसका कोड है 824 EJ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में, इस साल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलो इनको हम लोग पूरा अच्छे से इसको डिटेल्ड में एकदम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ शुरू से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत आप लोग का 20 MCQ रहेगा, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलो उनको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। और ये जो 20 MCQ रहेंगे 3 उपखंडों में, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग में विभाजित रहेंगे, क्योंकि आपकी जो साइंस है ना 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्टों में विभाजित है। तो तीनों से आपके MCQ यहाँ पे रहेंगे। ठीक, तो चलो पहले उपखंड क के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। देखो ये फिजिक्स का प्रश्न है, इसको हम लोग करते हैं। देखो प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब देखो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है केवल एक ही स्थिति में, केवल एक ही स्थिति में बनता है, जी हमें दोस्त। और वो स्थिति होती है, आप लोग देख सकते हो, इसका ये ऑप्शन सही नहीं है। इधर हम लोग देख लेते हैं, ये देखो इधर और 3 ठे ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यहाँ मैं आपका इसका फिगर बनाकर भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मान लो हम लोग का अवतल दर्पण है, ऐसे सिंपली मैं खींच लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इधर से मान लो ये कलई किया हुआ है, ठीक, पीछे से ये कलई किया हुआ है। ये हम लोग का मान लो यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे हम लोग का वक्रता केंद्र है। ठीक, अब देखो जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, यहाँ पे फोकस और ये ध्रुव के बीच स्थित होती है। यहाँ पे मान लो वस्तु की ये स्थिति है, तब क्या होता है कि इससे पड़ने वाला प्रकाश ऐसे आता है, दर्पण से टकराकर ऐसे फोकस से होकर गुजर जाता है, और ऐसे ये वक्रता केंद्र से जो आने वाला प्रकाश होता है, ठीक है, ये दर्पण से टकराकर फिर उसी तरफ वापस चला जाता है। लेकिन देखो यह प्रतीत होता है ऐसे, पीछे आभासी इधर जाता है, ठीक, और ये सेम ऐसे जाता है, और पीछे देखो यहाँ पे जाकर कट करता है, तो यहाँ पे आकर बड़ा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। ठीक है, और चूंकि यह जो मुख्य ये लाइन है इसके ऊपर बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा तो होगा ही। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर अवतल दर्पण में वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है दर्पण के पीछे। क्लियर, तो यही एक आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, नहीं तो सारे के सारे और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक और फिगर बनाकर, आपको ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये फोकस हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है आपका, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। एक तो मान लो यहाँ पे अनंत पे स्थित होती है वो कोई वस्तु, अनंत पे कोई वस्तु स्थित हो गई तो वहाँ उसका इस फोकस पे प्रतिबिंब बनता है भाई। ठीक है, मतलब छोटा बनता है, काफ़ी छोटा बनता है। अगर वस्तु ये वक्रता केंद्र पर यहाँ पे आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब इस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन वो वास्तविक होता है। और यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब बना था वो भी वास्तविक होता है। अगर वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र पे बनेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर रहेगा। ये दो जो प्रतिबिंब बने वो तो छोटे हैं, लेकिन ये बराबर रहेगा। अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के यहाँ बीच में रखा जाए तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र से परे, यानी यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, लेकिन वस्तु से अब यहाँ पे बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर फोकस पे रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर फोकस पे रखा जाए तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वो अनंत पे बन जाएगा। तो ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है,
इनको आप लोग एक तरह से मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि 2-2 मार्क में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 मार्क में, और ये किरण आरेख भी खींचने को बोलता है। ठीक, तो आप इन सब को क्लियर कर लेना। चलो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। तो आपको ये क्लियर हो गया कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वह तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होनी चाहिए। यह मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और जो यहाँ पे ये दिया है वक्रता केंद्र पे, तो इस स्थिति में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र से परे भी वस्तु रहती है तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। केवल आभासी प्रतिबिंब इसी स्थिति में बन सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ओके, कोई शब्दकोश है, मतलब डिक्शनरी है, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे भाई? और ये दिया है, पसंद मीन्स अच्छा लग रहा है आपको, इस पसंद से नहीं मतलब है, वो मतलब आपके आंखों के लिए कौन सा सूटेबल है, इस मामले में पूछा जा रहा है। ठीक, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब देखो, हम उसी लेंस का चुनाव करेंगे भाई जो लेंस मतलब एक तरह से बड़ा प्रतिबिंब बनाए, सिंपल। तो आपका उत्तल लेंस हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है किसी छोटी वस्तु का, अवतल लेंस इसलिए यहाँ पे आपका अवतल लेंस ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी उत्तल लेंस है, यहाँ पे फोकस दूरी अब दिया है, तो अबे इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें और इसमें अब कौन सा राइट होगा भाई। तो उत्तल लेंस तो कंफर्म हो गया भाई कि छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए 50 सेंटीमीटर वाला अच्छा बनाएगा, मतलब बड़ा बनाएगा, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो देखो, जो लेंस की क्षमता जिसकी अधिक हो वही एक तरह से मतलब ठीक ठाक प्रतिबिंब बनाएगा। तो लेंस की क्षमता किस पे डिपेंड करती है? देखो, वो फोकस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि लेंस की क्षमता जो P होती है वो 100/f होती है। यानी यहाँ पे f का मान जितना ही कम होगा, आपका जो लेंस होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस उपयोग करते हैं तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, यानी ये सूटेबल होगा एक तरह से हम लोग के उपयोग करने के लिए। ठीक, तो ये सी वाला बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसका पूरा कारण बता दिया। काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत ठहराएंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ। ठीक है, जो सीधे सीधे याद किए हो इस क्वेश्चन को, शायद इसका आंसर ये क्वेश्चन बैंक में अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे यही मतलब क्वेश्चन बैंक वाला ही बता दे रहे हैं कि हाँ ये वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये होगा, मैं पूरा रीजन भी आपको बता दिया क्यों होगा। ठीक, चलो थर्ड वाला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड वाला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, भाई दोनों अवतल होंगे, क्योंकि चाहे गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण हो गया चाहे अवतल लेंस हो गया, दोनों की फोकस दूरी देखो यहाँ -15 दिया है, यानी ऋणात्मक दिया है। दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो दोनों क्या होंगे भाई? दोनों के दोनों अवतल होंगे, चाहे वो दर्पण हो गया चाहे लेंस हो गया, दोनों अवतल होंगे, क्योंकि अवतल दर्पण या अवतल जो लेंस होता है उन्हीं की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक दे रखा है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न। यह क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है भाई कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या दृष्टिपटल पर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। ठीक है, यानी जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, इंग्लिश में रेटिना, हिंदी में एक तरह से दृष्टिपटल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, दृष्टिपटल पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। यह प्रश्न क्या है कि 2 चालक तार, इस प्रश्न को तो मैं कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, 2 चालक तार काफ़ी फेमस प्रश्न है, ये 2 मार्क में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ओके, वो सीधे सीधे इसका आपको आंसर भी याद हो गया होगा, 1:4। लेकिन चलो ये कैसे 1:4 आ रहा है इसको मैं कर दिखा देता हूँ। जैसे 2 चालक तार हैं, यहाँ पे देखो, मान लो ये पहला हम लोग का चालक तार है, ठीक है कोई, ठीक है, ये दूसरा है। अब देखो कह रहा है कि ये दोनों जो है इनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास, पदार्थ यानी अगर ये लोहे का है तो ये भी लोहे का है, लंबाई यानी इसकी लंबाई 10 है तो इसकी लंबाई भी 10 है। ठीक है,
और व्यास, व्यास यानी वही मोटाई, अगर इसकी मोटाई 3 है तो इसकी भी मोटाई 3 है, मतलब सब कुछ समान है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में जो उत्पन्न ऊष्माएं थी, ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चलो हम इनको जोड़ते हैं, पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में, और फिर इनके ऊष्माओं का अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि मान लो इसका प्रतिरोध R है, तो इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही पदार्थ के हैं, एक ही लंबाई है इनकी और व्यास भी इनका समान है, सिंपल। तो अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हो, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितने भी प्रतिरोध होते हैं Rn उसको ले लेते हैं। तो यहाँ केवल 2 प्रतिरोध है तो 2 लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग R और यहाँ पे S लिख लेता हूँ, यानी सीरीज, यानी समान श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS बराबर ये हम लोग का R1 की जगह पे R प्लस R2 की जगह पे भी R, क्योंकि दोनों प्रतिरोध हम लोग का R ही है, तो ये हम लोग का 2R के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, क्योंकि बाद में कह रहे कि पार्श्व क्रम, पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ लिया। अब पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जितना भी प्रतिरोध होता है 1/Rn, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ केवल 2 प्रतिरोध है तो केवल 2 कर लेंगे। तो फार्मूला के अनुसार यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/R, और इसको मैं पैरेलल यहाँ P लिख देता हूँ, मतलब जिससे समझ में आ जाए कि हाँ ये आपका समांतर क्रम का है। ठीक, चलो समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम बोला जाता है। तो यहाँ 1/Rp इक्वल टू 1/R1 की जगह पे R, ठीक है, प्लस 1/R2 की जगह पे भी ये R, क्योंकि प्रतिरोध इसका भी R होगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 1/Rp बराबर, ये देखो एक एक मिलकर 2 हो जाएगा और नीचे तो वही आपका होगा। ठीक, अब देखो इधर ये गुणा होगा तो इधर ये R हो जाएगा, इधर ये गुणा होगा तो 2RP। ठीक, अब देखो ये 2 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी R/2 बराबर RP, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो RP बराबर R/2 हो गया। अब देखो हमने पहले दोनों तारों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया तो कुल प्रतिरोध 2R आया, और दोनों तारों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध R/2 आया। तो इनको कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी वही समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न जो ऊष्मा थी उसका अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अब एक ऊष्मा का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, हीट का फार्मूला यूज करेंगे। ऊष्मा का एक फार्मूला होता है H बराबर, वो होता है V²/R इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले के लिए, ठीक है, अगर पहले के लिए देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग R की जगह पे 2R रखेंगे, क्योंकि दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 2R रखेंगे। और फिर दूसरे के लिए, इसके लिए हम लोग R की जगह पे R/2 रखेंगे। तो H1, इसको मैं मान लो, ये तो हम लोग का फार्मूला हो गया, तो मान लो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे हम लोग का H1 हीट निकला, तो H1 तो बराबर ये क्या हो जाएगा, V²/R1 इंटू T। R1 ले लेता हूँ, यहाँ RX कुछ भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, और इसका बट्टा में मैं H2 ले लेता हूँ। H2 क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पे उत्पन्न हीट, और उसको यहाँ पे बट्टे में कर लेता हूँ, वो क्या होगा V² में, इसको R2 में ले लेता हूँ इंटू T। ये क्या है हम लोग का, दोनों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब उस उत्पन्न हीट ऊष्मा, ठीक है, और जब दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उत्पन्न ऊष्मा H2, ठीक है, वो V²/R2 इंटू T। तो ये V² तो V² कट जाएगा, विभवांतर समान होगा, दोनों भाई समान समय के लिए ऐड किए गए होंगे, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, बचेगा H1 बट्टे में H2 बराबर वो आपका 1/R1, ठीक है, 1/ और R1 के जगह पे ये H1 यानी श्रेणी क्रम के लिए, तो R1 के जगह पे यहाँ पे 2R है कुल प्रतिरोध, तो 2R मैं रख लेता हूँ, और होल अपान में 1/ यहाँ पे देखो 1/R2 किसके लिए, यानी इसके लिए। तो अभी यहाँ पे देखो ये R/2 है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी R/R2 ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ R/2 लिख दूंगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो H1 बटे H2 बराबर ये 1/2R, और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो पलटकर R2/1 हो जाएगा। तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब देखो तो यहाँ से H1 अपन में H2 बराबर 1/2R और गुणे R2 की जगह क्या रखेंगे, हमने R2 किसके लिए लिया था, वो हम लोग समांतर क्रम के लिए कुल प्रतिरोध दिया था, तो इसका मान R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R से R कट जाएगा, तो यहाँ से H1 अपन में H2 बराबर 1 बटे में ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी H1
संबंध H2 बराबर 1 संबंध 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा करोगे। ठीक, ऐसे इसका आंसर है 1/4। ठीक, तो उत्पन्न उष्माओं का अनुपात जो होगा 1 संबंध 4 हो जाएगा। ये आपका इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु परिपथन मीन्स एक तरह से आप शॉर्ट सर्किट समझो। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। आपने सुना होगा जैसे भाई घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, 2 तार आपस में सट जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस स्थिति में विद्युत धारा का भी मान काफ़ी बढ़ जाता है और ऊष्मा का भी मान मतलब काफ़ी बढ़ जाता है तारों में। ठीक, तो यहाँ पे जिसके कारण घर के जो भी मतलब जैसे पंखे उनके होते हैं वो उनके जलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब समान ही रहता है। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये है सही ऑप्शन, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अब देखो इसका सही ऑप्शन तो ये जनित्र हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ये खत्म है, 2024 बोर्ड एग्जाम में यह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न यहाँ पे देखो करने की विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। और जनित्र और मोटर ये दोनों टॉपिक आप लोग के अब खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ देखो जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया करते थे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मिनट इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये 6 मार्क के प्रश्न आया करते थे। जनित्र से संबंधित कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें वृक्षों का क्या कार्य है। ये प्रश्न अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसे खत्म कर दिया गया NCERT से। और इसमें अथवा में देखो ये प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत मोटर का नामांकित, यहाँ पे जनित्र था, यहाँ पे विद्युत मोटर, इसे भी खत्म कर दिया गया। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न खत्म कर दिया गया, विद्युत मोटर ठीक है और जनित्र दोनों का दोनों आपके बोर्ड परीक्षा 2024 से खत्म कर दिया गया है। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आपके NCERT से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रश्न था ये ऑब्जेक्टिव वाला ये भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये आपका जनित्र से ही संबंधित है। ठीक, चलो यहाँ पे अब इस प्रकार ये आपके हो गए फिजिक्स वाले प्रश्न हो गए। अब हम लोग यहाँ उपखंड ख के अंतर्गत देखो ये केमिस्ट्री के पार्ट वाले प्रश्न है, तो चलो इनको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का एंटीमनी है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 8 में कि एंटीमनी क्या है। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, तो यह एक उपधातु है एंटीमनी। ठीक, अब देखो यहाँ लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। भाई लेड नाइट्रेट जो है उसका हमें रासायनिक सूत्र बताना है इसमें, तो PbNO3 ट्वाइस ये होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आपने 3 आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, एक एल्केन ग्रुप के, ठीक है, एक एल्कीन ग्रुप के और एक एल्काइन ग्रुप के। ठीक है, ये आपने 3 पढ़ा होगा, जिसमें एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन ग्रुप में एक आपका डबल बॉन्ड होना जरूरी है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है एल्काइन में। ठीक, तो ये जो दोनों होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, और जो एल्केन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केनों का CnH2n+2 होता है। ठीक, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन है। तो देख लो यहाँ से इसमें से कौन कौन एल्केन का है, बाकी एल्केन का जो होगा वो संतृप्त हो जाएगा, और कोई अगर एल्कीन या एल्काइन में आ जाता है तो वो असंतृप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ देखो सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो यहाँ देखो, और n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ 2 है, तो ये देखो 2 और 2 दूना 4 2 6, यानी हाइड्रोजन 6 हो गया। तो ये बिल्कुल ये एल्केन है, ये 2 दूना का, ये देखो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए फार्मूले के अनुसार, यानी ये नहीं बैठ रहा है, ये एल्केन नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखो 1 धरेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आपका 4, यानी ये आपका एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। ये 3 रखेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 2 8, यानी ये भी आपका एल्केन ग्रुप का है। ये तीनों आपके एल्केन ग्रुप के हैं, लेकिन आपके ये एल्केन ग्रुप का नहीं है, ये एल्कीन ग्रुप का है, तो इसलिए ये असंतृप्त हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये वाला। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे इसको आपको करना है। चलो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 प्रोपेनल
यहाँ पे देखो में क्रियात्मक समूह है प्रोपेनल, अल यहाँ पे जुड़ा है अंत में, ठीक है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है भाई? ऑप्शन दिया CHO, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, CO, यहाँ पे ये ऐसे दिया, ऐसे रहता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। ये OH, ठीक है, यानी एल्कोहल, और COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो देखो प्रोपेनल अल किस में आता है भाई? तो ये तो आपका एल्डिहाइड में जुड़ता है अल, ठीक है, IUPAC नामकरण में, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? तो वो ये होगा एल्डिहाइड वाला CHO, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या जो 11 है इसके लिए आपका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है भाई। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हमें बताना है इस क्वेश्चन नंबर 12 में, तो वो आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसका सामान्य नाम एक तरह से सिरका होता है, ठीक है, CH3COOH जिसका फार्मूला होता है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। अब देखो क्लोराइड का सूत्र क्या है? MCl2 है। अब देखो क्लोरीन पे चूंकि हम जानते हैं कि -1 चार्ज होता है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं +2 चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पे -2 हमें करना पड़ेगा। तो M पे हम लोग का क्या है? +2 चार्ज है। तो यहाँ हमें उसके ऑक्साइड का सूत्र पूछा जा रहा है, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड का सूत्र भाई MO हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज पहले से होता है, ठीक है, ये और इस पे M पे +2 चार्ज है ही, तो MO इसलिए हो जाएगा। ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपके चार्ज जो है वो बराबर होने चाहिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 13 है MO, ठीक है, हाँ यही होना चाहिए, हाँ यही आपका बिल्कुल राइट बी वाला आपका हो जाएगा। बाकी ये क्यों नहीं होगा? देखो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि MO2 लिखा है, इसका मतलब कि अगर इस पे +2 चार्ज है, ठीक है, और नीचे 2 लिखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज पहले से ही होता है, और नीचे 2 लिख दिया, इसका मतलब -4 चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे M2O3 है, तो यहाँ पे -2 पहले से होता है, और इस पे भाई हमने ये इस फार्मूले के अनुसार निकाला कि यहाँ पे +2 चार्ज है, तो ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, यानी +4 और -6, ये भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो +2 हमने निकाल रखा है, किस पे M पे +2 चार्ज है, तो ये 2 दूना 4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो ये प्रश्नोत्तर संख्या 13 हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 14 क्या है? अब देखो उपखंड ग में हम लोग आ गए बायो वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इनको हम लोग कर लेते हैं। यह क्या है कि ब्रिको का कार्य होता है। ब्रिको का क्या कार्य होता है भाई? तो ये सिंपल सीधे सीधे याद रखना, उत्सर्जन, ठीक है। चलो ये देखो A B ये C है, ठीक है, और ये D है। ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मैंने टाइप किया है, ठीक है। बाकी ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है 2023 का 824 EJ। मैं इसको अच्छे से टाइप कर लिया हूँ, इसलिए क्योंकि बार बार इस पर मैं लिखता हूँ, खांचता हूँ, तो भाई बार बार अगर एक ही पेपर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए टाइप कर लिया हूँ कि बार बार कॉपी निकाल कर इसका प्रिंट कर कर मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पे चलो इधर आ जाता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती है। भाई पत्तियों पर कलियाँ किस में विकसित होती है? यहाँ हमें पौधों का नाम दिया है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 15 है, ठीक है। तो वो है ब्रायोफिल्म में, सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा। ये आपका ये C है, ठीक हो। ये देखो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो ये ब्रायोफिल्म हो जाएगा। उसके बाद है अनुवांशिकता विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भाई अनुवांशिकता विज्ञान के जनक ग्रेकर जॉन मेंडल, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। A B ये C वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 17 है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 18 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखो मुकुलन जो होता है ना, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, और ये हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा और ईस्ट नामक जो आपके होते हैं उनमें पाया जाता है। देखो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किस में? हाइड्रा और ईस्ट में। और मुकुलन क्या है? ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। और अलैंगिक जनन क्या होता है आप सब लोग जानते हो, जिसमें केवल एक ही युग्मज भाग ले, ठीक है, 2 युग्मज भाग न ले, ठीक। चलो अगला प्रश्न है 19 नंबर की मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? देखो ये सरसों गुड़हल, इसको तो आप ऐसे ही काट दोगे, ठीक है, लेकिन मीठी मटर और उद्यान मटर में आप फंस जाओगे, ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं हो अच्छे से तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो उद्यान मटर था। ये वाला आप
याद रखना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं हमें बताना है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय है ही। शुक्रवाहिका नहीं है, ये तो पुरुष के लिए है। डिम्बवाहिनी ये है, तो हमें नहीं है तो ये नहीं है, तो ये आपका ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अब तक 20 MCQ थे, उनको हमने अच्छे से एकदम सॉल्व कर लिया इस वीडियो में, जो ये पेपर था आप लोग का इसका। अब देखो क्या होगा कि इसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट होगा और इसमें भी 3 उपखंड होंगे, जिसमें से उपखंड क में आपके मान लो एक में फिजिक्स में, उपखंड ख में मान लो केमिस्ट्री का और ग में आपका बायोलॉजी का। इस तरह से प्रश्न पूछा रहेगा। तो देखो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था ना, देखो यहाँ किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। और यहाँ 2 प्रश्न दे दिए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति हो तो उसका आपको किरण आरेख बनाना है और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है। मैंने शुरू में आपको बोला था, इसलिए आपका जो भी अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस उत्तल लेंस सबके द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनका किरण आरेख खींचना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भाई। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा है कि ये एक पूछा है, एक बी पूछा है, एक ध्रुव व फोकस के बीच। ठीक, तो देखो इन सब का ना इन सब का एकदम डिटेल्ड में मैं एकदम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, वो इन सब का एकदम डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको हमारी UPMSP स्टडी, ये हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर इससे आप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ से आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। UPMSP स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको मैं 1 दिसंबर को एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, 1 दिसंबर को। ठीक है, जिस कोर्स में आपका लक्ष्य बैच हो सकता है, उस कोर्स का नाम रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी के 7 सेट, आप जानते हो कि जैसे यूपी में ना पेपर होता है यूपी बोर्ड का, तो हिंदी का 7 सेट आते हैं पूरे यूपी में, मैथ का 7 सेट, साइंस का 7 सेट। तो इसी प्रकार हिंदी के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, साइंस के, सोशल साइंस के सारे के सारे सब्जेक्ट के 7 सेटों के पेपर का अच्छे से डिटेल्ड में एकदम सॉल्यूशन मैं ला रहा हूँ। वीडियो के साथ साथ PDF भी रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो इसका वीडियो तो रहेगा ही, इसका PDF सॉल्यूशन भी रहेगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम टाइम में कम समय में रिवीजन कर सको। तो 1 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है इस हमारी ऐप पे, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करना और ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना। काफ़ी कम प्राइस होगी, आई थिंक 299 होनी चाहिए। ठीक, अभी हमने प्राइस फिक्स नहीं किया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर उसको देखेंगे। तो मतलब 300 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो इसमें ये मिलेगा, साथ में आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा जो बोर्ड द्वारा जारी है, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के साथ साथ PDF भी, और बहुत सारे आपको वायरल मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करना। ठीक, बाकी यहाँ देखो खंड ख में आप लोग का आपका केमिस्ट्री वाला ये प्रश्न सब पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ IPSC नाम से रिलेटेड। यहाँ पे देखो ये आपका ये तो सब ये हट चुका है प्रश्न। ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे रिलेटेड चैप्टर ही हट चुका है। ठीक, इधर आ जाते हैं तो इधर आपका इधर आ जाते हैं तो इधर देखो उपखंड ग में आपका अब इधर बायोलॉजी वाले ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक, तो इन सब का डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको मैंने बताया कि हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी एक एक कर मैं चैनल पे भी इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, हालांकि सारे पेपर्स का सॉल्यूशन कराना संभव नहीं है चैनल पे। ठीक है, तो आप जरूर वो बैच ज्वाइन करना। ठीक, बाकी चलो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।